बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12th हमारी सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। तो आज से आपकी जो सेकंड बुक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, इसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। और आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो इस पूरे ही चैप्टर को एक ही बार में बहुत अच्छी तरीके से हम यहाँ पे समझने वाले हैं, यानी कि वन शॉट वीडियो। बात करें यहाँ पे इस चैप्टर के थीम की, तो देखो जब भारत का विभाजन होता है 1947 में 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को, तो भारत विभाजन के पश्चात कौन कौन से परिणाम निकल के आते हैं, भारत के सामने कैसी कैसी चुनौतियां सामने आती हैं, भारत के विभाजन से पहले जो देश के राज्य थे वो कैसे थे और इसके पश्चात राज्य कैसे हुए, एवं जो देशी रियासतें जो रजवाड़े थे इनका भारत में विलय कैसे किया गया, और साथ ही साथ राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पे किया गया, ये चीज भी इसमें डिस्कस की गई। ठीक है, क्या तनाव हो रहा है, क्या संघर्ष हो रहा है, ये सारी चीजें। तो इसी पे बेस्ड है आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर। चैप्टर को देखने के बाद, वीडियो देखने के बाद कोई भी कोई क्वेश्चन डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, ये हमारी आईडी है। और टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अदरवाइज सभी सोशल मीडिया के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से जाके फॉलो कर लेना। शुरुआत करते हैं चैप्टर के इंट्रो से। तो देखो जब भारत का आजादी मिलती है, भारत को आजादी प्राप्त होती है 1947 को, तो नेहरू जी के द्वारा एक बहुत ही विशेष भाषण दिया जाता है। एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन करके, यहाँ पे देख सकते हो ये तिरंगे के नीचे नेहरू जी खड़े हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं। अब इन्होंने ये जो भाषण दिया है, हम ये भी कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, इन्होंने विभाजन के पश्चात अपना एक प्रसिद्ध भाषण दिया जिसमें उन्होंने कई बातों को कहा। जैसे इस विभाजन की अशांति वाली घड़ी में हमें शांत रहकर आपस में सहयोग करके इस त्रासदी की घड़ी से उभरना है, और भी बहुत सारी इन्होंने बातें कही थी। अब इन्हीं के इस भाषण को इतिहास में कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, या फिर ट्रस्टी विद डेस्टिनी। तो ये तो हो गया जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में। अब जब भारत का विभाजन हुआ तो जितने भी मुख्य नेता थे यहाँ पर, उनके समक्ष दो बातों पर आम सहमति बनी। अब वो दो बातें कौन सी थी? तो सबसे पहली बात ये कही गई कि जब भी अंग्रेजों से भारत को आजादी मिलेगी, यानी कि जब भारत आजाद होगा, तो जो शासन है वो चलाया जाएगा लोकतांत्रिक तरीके से, यानी कि एक लोकतांत्रिक सरकार शासन चलाएगी। दूसरा, जो भी सरकार शासन चलाएगी वो सभी वर्ग के लोगों के लिए कार्य करेगी। अर्थात कौन सी दो बातें? सरकार लोकतांत्रिक तरीके से चलेगी, सरकार के द्वारा सभी फैसले जनता के हित में किए जाएंगे। ठीक, ये तो हो गया चैप्टर का इंट्रो। जब भारत का विभाजन होता है तो भारतीय विभाजन के पश्चात भारत के समक्ष किस किस प्रकार की चुनौतियां आती हैं। तो सबसे पहली चुनौती देखो यहाँ पे ये है एकता के सूत्र में बांधने की। भारत की अगर हम बात करें तो उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पूर्व में गुजरात से लेकर पश्चिम में अरुणाचल प्रदेश तक विभिन्न प्रकार के धर्म, भाषा, जाति एवं संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हैं। अब ऐसे में इतनी ज्यादा विभिन्नता होने के पश्चात क्या भारत एक अखंड भारत बन पाएगा? क्या भारत इन सभी को एकता के सूत्र में बांध पाएगा? एवं लगभग 565 देशी रियासतें थी, रजवाड़े थे, तो क्या भारत इनको आपस में मिला पाएगा? क्या भारत अखंड कभी बन पाएगा? क्या भारत कभी टूट जाएगा? इन सभी क्वेश्चन ने एक सवाल खड़ा कर दिया कि एकता के सूत्र में क्या भारत कभी भी अपने देश को बांध पाएगा? दूसरी यहाँ पे चुनौती ये आई लोकतंत्र को स्थापित करना, क्योंकि देखो जो समाज वर्षों से तकरीबन 150 से 200 सालों तक, यानी कि परदादा, दादा, उसके पिता, फिर बेटे, इन सभी को छुआछूत जैसी अन्य भेदभाव और शासन की जो कुरीतियां होती हैं, यानी कि शासन के खराब तरीके, वो उन सभी से परिचित हो, तो क्या कभी उन्हें संविधान में दिए गए समानता, स्वतंत्रता, अन्य अधिकारों के बारे में पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। तो ऐसे में उन्हें इन अधिकारों के बारे में बताने के लिए, लोकतंत्र को अपनाने के लिए, लोगों को संविधान को क्यों पालन करना चाहिए इसको बताने के लिए, संविधान को व्यवहार में लाने के लिए ये चुनौती काफी अहम थी। तीसरी यहाँ पे चुनौती आती है समूचे समाज का विकास करना। देखो ऐसा माना जाता है कि जो ब्रिटिश लोग थे इनके आगमन से पहले भारत को एक सोने की चिड़िया कहा जाता था, और जब ये अंग्रेज भारत को छोड़ के गए तब भारत को एक मिट्टी की चिड़िया कहा जाने लगा, क्योंकि अंग्रेज सोने को लेकर चिड़िया को यहीं छोड़ गए, है ना। मतलब ये कहानी है बेसिकली। तो अंग्रेज अपने पीछे एक मिट्टी की चिड़िया, या फिर हम कह सकते हैं एक गरीब और दरिद्र भारत छोड़ के गए थे, जिसमें लगभग 17% जनसंख्या पढ़ी लिखी थी,
केवल 17%। अगर हम बात करें वर्तमान की 135 करोड़ आबादी की, तो तकरीबन 17% कितना हो जाएगा, 30 से 32 होगा कुछ। तो इतनी आबादी जो है पढ़ी लिखी थी उस दौरान। अब जिसको कभी छुआछूत, भेदभाव, अन्य चीजों के बारे में पता हो और उनका विकास ना किया गया, तो सरकार के लिए सभी धर्मों, भाषाओं, जाति, संस्कृति, इनको मानने वाले लोगों के लिए अहम नीतियां बनाना जिससे सभी का भला हो, सभी को उसका लाभ पहुंचे, ये काफी कठिन था। तो पहली चुनौती क्या रही, एकता के सूत्र में बांधने की, दूसरी लोकतंत्र को स्थापित करने की, तीसरी समूचे समाज का विकास कैसे किया जाए, इसको करने की। तो ये हो गई भारत के विभाजन के पश्चात आई चुनौती। अगले टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे ये आता है कि विभाजन, विस्थापन तथा पुनर्वास। तो देखो, जब भारत आजाद हुआ 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को, तब ऐसा नहीं था कि भारत ही सिर्फ आजाद हुआ था, बल्कि जो ब्रिटिश इंडिया था, ये ब्रिटिश इंडिया दो मतलब दो क्षेत्र, दो टाइप में था। एक तो मतलब कि हाँ, भारत दो तरह से बटा हुआ था। एक तो ब्रिटिश इंडिया जिसे हम भारत कहते हैं, और एक वो जो मुस्लिम बहुल इलाके थे जहाँ पे मुस्लिम जनसंख्या अधिक थी, उसे पाकिस्तान कहा। अर्थात 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत ही नहीं बल्कि इसके साथ एक अन्य देश पाकिस्तान भी आजाद हुआ। इसकी शुरुआत हुई द्विराष्ट्रीय सिद्धांत से। कैसे? तो मुस्लिम लीग के सदस्य के द्वारा संविधान सभा में यह द्विराष्ट्रीय सिद्धांत रखा गया एवं इन्होंने ये कहा कि भारत जो है वो दो कौमों का देश है। कौन सी दो कौमें? एक है मुस्लिम और एक है हिंदू। तो इन्होंने मुस्लिम कौम यानी कि अपने मुस्लिम लोगों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की, जिसे लंबे समय तक नहीं माना गया और 1940 के दशक में इसे मान लिया गया था। लेकिन द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का विरोध कांग्रेस ने किया था। अब इसमें एक नेता थे, अभी मैंने आपको बताया था, हाँ अभी क्या नाम था उनका, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें हम सीमांत गांधी के नाम से भी कहते हैं। उन्होंने भी इनका विरोध किया था, लेकिन विभाजन के पश्चात उनके क्षेत्र को भी मिला लिया गया था। ठीक है, तो ये चीजें हैं इसमें। अब यहाँ पे चलो ये तय हो गया कि विभाजन किया जाएगा, तो विभाजन का आधार क्या होगा? क्या हम ऐसे कह देंगे ये तुम्हारा, ये हमारा, ये तुम्हारा, ये हमारा, ऐसे विभाजन हो जाएगा? नहीं, एक आधार बनाया गया। वो आधार था धार्मिक बहुसंख्यक। अर्थात जो इलाके जहाँ पे मुस्लिम लोग अधिक हैं उसे पाकिस्तान में रखा जाएगा, जो इलाके हिंदू बहुल है, जहाँ पे हिंदू अधिक है, वो भारत का हिस्सा रहेंगे। तब यहाँ पे इसके समक्ष कुछ चुनौतियां आती हैं। भारतीय विभाजन के समक्ष कुछ चुनौतियां सामने आती हैं। कौन कौन सी चुनौतियां? पहली चुनौती ये कि हर एक राज्य यानी कि हर एक क्षेत्र जहां पर मुस्लिम और हिंदू आबादी बहुत थी, तो चुनौती ये आई कि क्या ऐसे मिलाया जाए? नहीं। तो यहाँ पे दो ऐसे मुस्लिम बहुल इलाके निकल कर आए, लेकिन उन क्षेत्रों को हम मिला नहीं सकते थे, क्योंकि एक हिस्सा जिसे हम वर्तमान का पंजाब गुजरात के बगल का कहते हैं, एक हिस्सा जो कोलकाता पश्चिम बंगाल इधर एरिया का है। तो इन दोनों को क्षेत्रफल के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे मिलाया तो नहीं जा सकता था, इसलिए से दो आधारों पे बांट दिया। एक जो इधर था उसे वेस्ट बता दिया गया, और एक जो नीचे था इसको ईस्ट बता दिया। ठीक है, तो ये चुनौती चलो सॉल्व हो गई। दूसरी यहाँ पे चुनौती ये आई कि हर एक मुस्लिम व्यक्ति और हर एक मुस्लिम व्यक्ति के प्रधान वो इसमें पाकिस्तान में मिलना नहीं चाहते थे। फॉर एग्जाम्पल खान अब्दुल गफ्फार, जिन्हें हम सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का भी विरोध किया था और ये पाकिस्तान में मिलना नहीं चाहते थे। लेकिन जबरदस्ती इनके क्षेत्र को, पश्चिमी उत्तर सीमा प्रांत को इसमें मिलाया गया। तो ये उदाहरण किसका है कि हर एक व्यक्ति पाकिस्तान में मिलना नहीं चाहता था। तीसरी यहाँ पे चुनौती ये आई कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पे मतलब जो सीमा के आसपास के थे, जैसे कि पंजाब हो गया और बंगाल हो गया, तो पंजाब और बंगाल का विभाजन कैसे किया जाए, इसके लिए एक क्रिया निर्धारित की गई। क्या आधार बनाएगा कि जिले और प्रशासनिक स्तर। अर्थात देखो, अगर हम मान लेते हैं पंजाब के कई ऐसे जिले हैं, पंजाब में टोटल मान लेते हैं ये 50 जिले हैं। इन 50 में से ये जो 40 जिले हैं वो कौन से हैं? हिंदू बहुल है। तो क्या किया गया कि इसे भारत में रख दिया गया। अब जो 10 जिले बच गए उसे पाकिस्तान में रखा गया। अर्थात चाहे वो पश्चिम बंगाल, मतलब चाहे वो पंजाब हो या बंगाल हो, तो इसका स्तर बनाया गया जिला और एक प्रशासनिक स्तर। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे त्रासदी
यहाँ पे सांप्रदायिक हिंसा बहुत ही अधिक तेजी से बढ़ी। चौथी यहाँ पे चुनौती आती है, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। चौथी क्या चुनौती है? अल्पसंख्यक की। देखो, पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक थे और भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक। अब जब भारत का विभाजन होता है तब लोगों को इस बात का पता ही नहीं होता है कि वो जिस क्षेत्र में पहले रहते थे, आज वो उस क्षेत्र में एक विदेशी बन गए हैं और वो एक अल्पसंख्यक बन गए हैं और वो एक शरणार्थी रूप में रहने के लिए मजबूर हो गए थे। तो पहली चुनौती, दूसरी चुनौती, तीसरी चुनौती और चौथी चुनौती, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो विभाजन में ये कुछ दिक्कतें भारत के समक्ष सामने आती हैं। ठीक है, अगले टॉपिक को डिस्कस करें। अब देखो, चलो दिक्कतें हो गई, उसके बाद विभाजन भी हो गया। अब आए विभाजन के परिणाम। तो विभाजन के क्या परिणाम निकल के आए भाई सामने, उसे डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहला तो बड़े पैमाने पर एक जगह की आबादी का दूसरी जगह आबादी जाने पर मजबूर हुए, यानी कि भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत, बहुत ही बड़ी मात्रा में आबादियों का स्थानांतरण हुआ। टेबल से लेकर कुर्सी, टाइपराइटर और यहाँ तक कि पुलिस के जो वाद्य यंत्र हैं, सरकारी और रेलवे के जो कर्मचारी हैं, इनका भी बंटवारा किया गया। यानी कि एक जो लाइन खींची गई, इस लाइन के हिसाब से जो हिस्सा टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर का जो हिस्सा पाकिस्तान में गया उसे पाक को दे दिया गया, जो हिस्सा भारत में आया उसे भारत को दे दिया गया। अर्थात बहुत ही अधिक मात्रा में बंटवारा हुआ, जिसमें टेबल, कुर्सी से लेकर टाइपराइटर, पुलिस के वाद्य यंत्र, सरकारी और रेलवे के जो कर्मचारी हैं, उन सभी का भी बंटवारा हो गया। आबादी का स्थानांतरण एकदम अचानक से हुआ, कोई योजना नहीं बनाई गई, इसकी वजह से ये काफी सांप्रदायिकता वाला रहा, काफी खराब रहा। लगभग 80 लाख लोगों ने अपना घर छोड़ दिया, क्योंकि इन्हें एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना था। अगर पाकिस्तान में है तो भारत में आना था, अगर भारत में है तो पाकिस्तान जाना था। तो लगभग 80 लाख लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था। धर्म के नाम पर हर एक क्षेत्र में समुदायों को मारा जाने लगा। मुस्लिम बहुल इलाकों में हिंदू थे उन्हें मारा जाने लगा और हिंदू बहुल इलाकों में जो मुस्लिम लोग थे उन पर सांप्रदायिक हिंसा की जाने लगी, यानी कि धर्म के नाम पर मारकाट मचने लगी थी। अधिकतर यहाँ पे जो हिंसा थी वो देखी गई लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता में। कहाँ कहाँ पे अधिकतर हिंसा हुई थी? लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता में। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी। उसके पश्चात अब देखो, दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे तो उन्हें अपने उस क्षेत्र को छोड़कर दूसरी जगह जाना था, इसलिए वो एकदम से उठ खड़े हुए भागकर, और या तो उसी देश में शरणार्थी के रूप में रहने के लिए मजबूर हो गए, या फिर उन्हें बहुत ही जल्दी से अपना घर छोड़ना पड़ा। अर्थात जब भारत, देखो सारे पॉइंट दोबारा समझा देता हूँ। जब भारत का विभाजन हुआ तो बहुत ही बड़ी आबादी में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लोगों को जाना पड़ा, जो कि अचानक से अनियोजित था और बहुत ही दर्दनाक था। टेबल से लेकर कुर्सी तक, टाइपराइटर से लेकर पुलिस के वाद्य यंत्रों तक, सरकारी से लेकर रेलवे कर्मचारी, इन सभी का विभाजन किया गया। लगभग 80 लाख लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ गया। धर्म के नाम पर हिंसा फैलने लगी। लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता, इन क्षेत्रों में हिंसा अधिक फैली थी। दोनों तरफ जो अल्पसंख्यक थे वो एक शरणार्थी के रूप में वहां पर रहने के लिए मजबूर हो गए और वो उस क्षेत्र के विदेशी बन गए। यहाँ पे और भी इसके परिणाम आ जाते हैं, कौन कौन से? तो सीमा के पार, अब यहाँ पे देखो महिलाओं के बारे में बात आ रही है, तो सीमा के पार जो औरतें थी उनको बहुत ही ज्यादा तादाद में अगवा कर लिया जाता था। अगवा करके उनसे जबरन शादी कर ली जाती थी। शादी करके उनका धर्म भी परिवर्तन कर दिया जाता था और उनसे उनके साथ बलात्कार, इत्यादि जो घटनाएं थी वो की जाती थी। तो ऐसे में कई परिवार जो समाज में अपनी इज्जत को बनाए रखना चाहते थे, उन्होंने खुद ही अपनी बहू बेटियों को मार दिया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि विभाजन के दौरान जो महिलाएं थी उन पे बहुत अत्याचार किए, चाहे तो वो सांप्रदायिक हिंसा की बात हो या फिर चाहे तो उनके परिवार के द्वारा उन्हें मार देना। भारत और पाकिस्तान के कई लेखक, कवि और फिल्म निर्माता आज भी हम वर्तमान में देखते हैं कि ऐसी कई फिल्में आती हैं जो भारत के विभाजन के बारे में हमें बताती हैं, और कई ऐसी कविताएं हैं, कई ऐसे कवि हैं, कई ऐसी कहानियां हैं। तो लेखकों, कवि और फिल्म निर्माताओं ने अपने उपन्यास के माध्यम से, अपनी लघु कथा, कविता और फिल्मों के माध्यम से ये जो मार काट हुई थी इसके बारे में अपनी इन कृतियों के माध्यम से हमें समझाया। और आज जब लोग इन चीजों को देखते हैं तो अतीत में विभाजन कैसा रहा होगा, जब हम फिल्मों के माध्यम से देखते हैं
तो हमें समझ में आता है कि ये कितना भयंकर काल रहा होगा भारत के लिए। बंटवारे का यहाँ पे मतलब था दिल के दो टुकड़े हो जाना, यानी कि ऐसे लोग जो भारत को एक अखंड देखना चाहते थे, एकता में देखना चाहते थे, उनके लिए भारत के विभाजन के मतलब था दिल के दो टुकड़े हो जाना। आपने शायद भी सुनी होगी, दिल के दो टुकड़े हो गए, वैसे ही भारत के बारे में बात कही गई। यहाँ पे दो समुदाय जो पहले आपस में मिलजुल कर रहा करते थे, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो कोई भी हो, लेकिन अब चाहे हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय जो थे वो आपस में एक पड़ोसी के रूप में रहने के लिए मजबूर हो गए और अब एक अलगाववाद की जो भावना थी वो बढ़ने लगी थी। ठीक है, तो ये थे विभाजन के परिणाम। क्या क्या यहाँ पे विभाजन के परिणाम निकले, आई होप बहुत अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। बहुत ही छोटा चैप्टर है और अच्छे से बहुत आसानी तरीके से आपको समझाऊंगा और ये समझ में भी आ गया होगा विभाजन के परिणाम। ठीक है, कोई क्वेश्चन डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना और जैसे टाइम मिलेगा आपको आपके सवाल का जवाब दे दिया जाएगा। अगले टॉपिक को डिस्कस करते हैं, रजवाड़ों का विलय, अर्थात जो देसी रियासतें थी, जो रजवाड़े थे, उनका भारत में विलय कैसे। तो देखो, ब्रिटिश इंडिया बेसिकली दो हिस्सों में था। एक हिस्सा जहां पे ब्रिटिशों का अपना स्वयं का प्रभुत्व होता था और दूसरा हिस्सा जहां पे देसी रजवाड़े थे। अब ये रजवाड़ों से मतलब क्या है भाई, तो रजवाड़े ऐसे क्षेत्र थे जहां पर राजा का शासन होता था, जिन्होंने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर रखी थी, अर्थात अंग्रेजों के बनाए हुए नियम के अनुसार ही वो अपने राज्य पर शासन करते थे। अंग्रेजों को मतलब रियासत के शासक अंग्रेजों को कर दिया करते थे। ये चीज यहाँ पे आई। आजादी के पश्चात देश में लगभग 565 देसी रियासतें मौजूद थी। तो ब्रिटिश जो लोग थे, अंग्रेज जो लोग थे, उन्होंने कहा कि जब भारत आजाद होगा तब ये 565 देसी रियासतें भी आजाद हो जाएंगी और इन देसी रियासतों के सामने तीन विकल्प रहेंगे। अंग्रेजों ने कहा कि जब भारत आजाद हो जाएगा तो देसी रियासतें भी आजाद हो जाएंगे, तब इनके सामने तीन विकल्प रहेंगे। इन तीन विकल्पों में सबसे पहला विकल्प ये था कि ये चाहे तो भारत में अपना विलय कर सकते हैं, दूसरा ये चाहे तो पाकिस्तान में विलय कर सकते हैं और तीसरा ये चाहे तो अपने आप को एक स्वतंत्र देश घोषित कर सकते हैं। अब जब यहाँ पे ये बात उठी कि चलो या तो भारत में मिल जाओ या तो पाकिस्तान में मिल जाओ या तो आप स्वतंत्र हो जाओ, तो रजवाड़ों में सबसे पहले त्रावणकोर के जो राजा थे, त्रावणकोर के राजा, इन्होंने अपने आप को, अपने राज्य को आजाद रखने की बात की। फिर वहीं हैदराबाद के निजाम ने ये बात की और फिर अगले ही टाइम पे भोपाल के शासक ने कहा कि हम भाई संविधान सभा में शामिल नहीं होंगे और हम भी स्वतंत्र रहना चाहते हैं। यानी कि जब अंग्रेजों ने कहा कि रजवाड़ो या तो तुम भारत में मिल जाओ या तो पाकिस्तान में या स्वतंत्र हो जाओ, तो उन्होंने कहा हम स्वतंत्र रहेंगे। अधिकतर ने कहा कि हम भारत में मिलेंगे, लेकिन कुछ ऐसे थे जिन्होंने कहा हम स्वतंत्र रहेंगे, जैसे कि त्रावणकोर, हैदराबाद के निजाम और भोपाल। देश में ये जो रजवाड़ों की समस्या थी, जो ये कह रहे थे कि हम एक अलग अपना देश बनाएंगे, इस समस्या को देखते हुए जितने भी राजनीतिक लोग थे, आंदोलनकारी थे, जो ये चाहते थे भारत एकता के सूत्र में बंधा रहे, ठीक है, उनको भारत का एकता के सूत्र में बंधे रहना नहीं बल्कि टूटता हुआ भारत नजर आ रहा था। क्योंकि कम से भी कम अगर हम यहाँ पे देखें तो कुछ 20 से 25 रियासतें ऐसी थी जो यहाँ पे नहीं मिलना चाहती थी। तो अगर ये नहीं मिली और स्वतंत्र हो गई तो भारत एक तरीके से टूट जाएगा और एक वैश्विक स्तर पे इतने छोटे छोटे से जो देश है वो भी सामने आएंगे। तो रजवाड़ों के विलय में बेसिकली ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्या क्या, ब्रिटिश इंडिया दो कौमों का देश है, एक ब्रिटिश प्रभुत्व वाले, एक देसी रजवाड़ों के। रजवाड़े क्या है, रजवाड़ों में उस समय लगभग 565 रजवाड़े मौजूद थे। अंग्रेजों को कहना था रजवाड़ों के सामने तीन ऑप्शन होंगे, चाहे तो वो भारत में मिल जाए, चाहे तो वो पाकिस्तान में मिल जाए, चाहे तो वो स्वतंत्र हो जाए। कुछ राज्य जिन्होंने स्वतंत्र होने की बात कही, त्रावणकोर, हैदराबाद के निजाम और फिर भोपाल के शासक। इसको देखते हुए जो लोग थे, जो नेता थे, उनको ये लगा कि भारत अब टूट जाएगा। फिर यहाँ पे बात आई रजवाड़ों के विलय के बारे में कि कुछ रियासतें जो इसमें नहीं मिलना चाहती थी वो कैसे इसमें उन्हें मिलाया गया। तो इसमें सबसे पहली आती है हैदराबाद की रियासत। ठीक है, अब ये जो हैदराबाद की रियासत थी इसका विलय कैसे हुआ, तो देखो, हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था और दुनिया के जितने भी अमीर, जितने भी दौलतमंद लोग हुआ करते थे उनमें इनका नाम शुमार किया जाता था, इनकी गिनती होती थी। 1947 के नवंबर में भारत के साथ इन्होंने एक यथा स्थिति बहाल रखने का, यानी कि इन्होंने कहा कि हम अपनी स्थिति को कुछ टाइम के लिए
बहाल रखना चाहते हैं। ठीक है, इसी बीच ये दोनों आपस में बात करते रहते हैं। यानी कि देखो, ये जो यथास्थिति बहाल करने का मतलब क्या है कि उन्हें सहमति पत्र जो था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इस पे हस्ताक्षर नहीं किया था, बल्कि आपस में चर्चा करके कहा कि हमें कुछ दिन तक अपने आप को स्वतंत्र रखने की आजादी दो, उसके पश्चात हम ये तय करेंगे कि हमें मिलना है या नहीं मिलना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब ये बात हुई कि ठीक है, हम कहते हैं कि आपको 1 साल तक आप ये कर सकते हैं, लेकिन इस 1 साल के दौरान ही यहाँ के जो शासक थे निजाम, इन्होंने तेलंगाना इलाके के जो किसान थे वहां पे दमनकारी शासन की नीतियां अपनाई। इसकी वजह से ये यहाँ के किसान इस शासक के खिलाफ हो गए, खास तौर से ये दुखी हो गए, और जो महिलाएं थी उन पर अत्यधिक जुल्म इस निजाम के शासन में किए जा रहे थे। तो लोगों ने क्या किया, निजाम के खिलाफ आंदोलन करने शुरू कर दिए, और देखते ही देखते कुछ ही समय में ये जो शहर था वो एक आंदोलन का शहर बन गया। यानी कि लोग यहाँ पे आंदोलन अधिक से अधिक करने लगे ताकि शासक को उसकी गद्दी से हटाया जा सके। फिर यहाँ पे बात आती है रजाकार। तो जो आंदोलन किसानों का, महिलाओं का चल रहा था, उसे रोकने के लिए रजाकार भेजे गए। रजाकार बेसिकली निजाम का एक अर्धसैनिक बल होता था, जो कि काफी सांप्रदायिकता वाला होता था, यानी कि मारकाट करने वाला होता था, जो मुख्यतः मुसलमान लोगों को अपना निशाना बनाते थे, मार देते थे, उन्हें लूट लेते थे, उनकी हत्या करते थे, और जो भी महिलाएं मिलती थी उनके साथ बलात्कार करने पे भी ये उतारू हो जाते। तो ऐसी ये सेना थी, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि निजाम के सैनिक गुंडे थे ये, ठीक है ना, निजाम के ये विलन थे एक तरीके से, है ना, जनता के लिए। तो रजाकार कौन थे, आइयो आप समझ गए। फिर 1948 में भारत ने देखा कि ये जो इन्होंने यथास्थिति, अपनी स्थिति को आजाद रखने की जो बात की गई थी उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, तब भारत ने अपनी सेना भेजी 1948 में, यानी कि नेताओं की जो अपनी सेना थी उसे भेजा, तथा निजाम को आत्मसमर्पण करना पड़ गया क्योंकि इनकी सेना हार गई, और उसके पश्चात इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कराकर इसका हैदराबाद रियासत का भारत में विलय करवा दिया। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, इनके शासक को निजाम कहा जाता है, सबसे अमीर लोगों में इनका नाम आता है। इन्होंने भारत के साथ में 1 साल के लिए अपने आप को आजाद रखने की बात की। यहाँ पे तेलंगाना के किसान और महिलाओं के द्वारा इनका विरोध किया जा रहा था, क्योंकि ये लोग यहाँ के निजाम कुछ कार्यवाही अनियंत्रित कर रहे थे। निजाम के खिलाफ लोगों ने आंदोलन किए जिसमें महिलाएं भी शामिल थीं, और यहाँ इनके जो निजाम के अर्धसैनिक बल था रजाकार, ये जाके वहाँ पे बहुत सारी सांप्रदायिक हिंसा की, जिसको देखते हुए 1948 में भारत ने देखा कि ये तो अपनी बात से मुकर रहा है, तो सेना भेजी, हरा दिया, और उसके बाद 1948 में ही हैदराबाद का विलय भारत में पूर्णतः हो गया। हैदराबाद रियासत का विलय, आई होप आप समझ गए होंगे। दूसरी रियासत देखो, एक सेकेंड, अच्छा हाँ, एक चीज यहाँ पे बतानी थी आपको कि भारत के विभाजन से पहले यहाँ पे बहुत से राज्य थे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो जम्मू और कश्मीर, ठीक है, अजमेर, ग्वालियर, गुजरात, दिल्ली, संयुक्त प्रांत, बनारस, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश। बेसिकली क्या दर्शा रहा है, ये हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो क्षेत्र जहाँ पे ब्रिटिश भारत था और वो क्षेत्र जहाँ पे रियासतें और रजवाड़े थी, वो कौन कौन से। अब देखो जो पीले कलर से यहाँ पे दिख रहा है आपको, वो था पहले ब्रिटिश भारत, और जो आपको नीले कलर से दिख रहा है वो था रियासत एवं रजवाड़े। यानी कि रियासत और रजवाड़े ब्रिटिश प्रभुत्व को टक्कर देने वाले क्षेत्र हुआ करते, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा अभी तक कि हैदराबाद रियासत का विलय कैसे किया गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि मणिपुर रियासत जो है इसका विलय कैसे किया गया। तो मणिपुर के शासक, इनको कहा जाता था महाराजा बोधिचंद, महाराजा बोधचंद। इन्होंने भारत के साथ में एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया था। इसके बदले कैसा सहमति पत्र, ये ऐसा पत्र था जिसके बदले भारत ने ये कहा कि कुछ समय के लिए आप अपनी जो स्वतंत्रता है उसे बरकरार रख सकते हो, ठीक है। भारत का ये एक ऐसा पहला राज्य था जहां पे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी कि वोट के अधिकार के साथ में 1948 जून में मणिपुर में चुनाव हुए। मणिपुर की जो कांग्रेस थी वो ये चाहती थी कि मणिपुर का विलय भारत में हो जाए पूर्ण रूप से, लेकिन वहां की अन्य पार्टी और जो जनता थी वो ऐसा कुछ नहीं चाहती थी, इसीलिए यहाँ पर विरोध हुआ।
लेकिन विरोध होने के पश्चात भी भारत सरकार ने यहाँ के जो शासक थे बोधचंद सिंह इन पे दबाव डाला और दबाव डालने के पश्चात सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए। और आज भी इतिहास में जो हुआ सो हुआ, उसको लेकर आज भी मणिपुर और भारत सरकार के बीच में जो संबंध है वो सही नहीं है, क्योंकि जनता इनसे खुश नहीं। तो मणिपुर रियासत का विलय कैसे हुआ? इनके शासक को बोधचंद सिंह कहा गया था। इन्होंने एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया था, जिससे ये बताया गया कि हाँ, आपको कुछ अपनी स्वतंत्रता बनाए रखनी तो आप रख सकते हो। एवं ये ऐसा राज्य बना जहाँ पे सबसे पहले सार्वभौमिक वैध मताधिकार का उपयोग करके 1948 में मणिपुर में चुनाव हुए। कांग्रेस ये चाहती थी कि भारत में इसका विलय हो जाए, अन्य पार्टी एवं जनता ये नहीं चाहती थी, लेकिन दबाव डाला गया तो इसका विलय भारत में कर दिया। तो रजवाड़ों का विलय, जिसमें मणिपुर रियासत का हमने यहाँ पे समझ किया, आई होप आप समझ गए। तो रजवाड़ों के विलय में सबसे पहले रजवाड़े क्या होते हैं, किसने सबसे पहले बात कही कि हम आजाद रहेंगे, हैदराबाद रियासत का विलय भारत में कैसे होता है, और उसके पश्चात रजवाड़ों से संबंधित कुछ क्षेत्र, एंड देन मणिपुर रियासत का विलय भारत में कैसे। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे। कोई भी क्वेश्चन डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, ये आईडी हमारी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जरूर ज्वाइन करना। अब यहाँ पे आ जाता है कि चलो रजवाड़ों का विलय हो गया, अब जो राज्य थे इनका पुनर्गठन कैसे किया जाएगा। तो बेसिकली राज्यों का पुनर्गठन एक बहुत बड़ी प्रक्रिया मानी जाती है। 1920 में कांग्रेस का नागपुर में एक अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन में इस बात को मान लिया जाता है कि आजादी के बाद भारत के जितने भी राज्य रहेंगे उन सभी का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, अर्थात 1920 के कांग्रेस का जो नागपुर में अधिवेशन हुआ उसमें यह बात कही गई कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा भारत के विभाजन के पश्चात। लेकिन जब आजादी के समय भारत का बंटवारा हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू अन्य जो नेता थे वो इस बात को देख के डर गए कि अगर हमने भारत का विभाजन भाषा के आधार पर किया तो संभवतः ये टूट जाएगा, क्योंकि विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग रहा करते। सरकार जब तक इस मसले को देखती कि हमें किस आधार पर भारत का विभाजन करना चाहिए, तब तक सरकार का विरोध किया जाने लगा था। और सबसे पहले इसकी बात उठती है आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश एक नए राज्य की मांग। मद्रास में ये जो समस्या थी कि भाषा के आधार पर एक अलग राज्य की, वो सबसे पहले उभरी। यहाँ पर जो तेलुगु बोलने वाले लोग थे, अभी का जो मद्रास है उसमें तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों हुआ करते थे। ठीक है, तो मद्रास में अधिकतर तेलुगु बोलने वाले जो लोग थे, इन्होंने अपने लिए एक अलग देश आंध्र प्रदेश की मांग की। जब तक सरकार ये फैसला लेती कि क्या हमें इस मांग को माना जाना चाहिए, तब तक यहाँ पे एक व्यक्ति थे जिनका नाम था श्री पोट्टी रामुलु। इनके द्वारा एक अनिश्चित भूख हड़ताल शुरू कर दी गई। और जब ये अनशन पे बैठे, जब ये भूख हड़ताल पे बैठे, तो लगभग 56 दिनों की भूख हड़ताल के पश्चात एक नए राज्य की मांग करते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है। और जब भी किसी व्यक्ति मृत्यु अगर किसी हड़ताल के दौरान होती है, तब हमेशा याद रखना वो हड़ताल और क्रूर बन जाती है। तो जनता का क्रोध और बढ़ गया, जगह जगह पर जनता ने हिंसक घटनाएं करनी शुरू कर दी हैं, लोग सड़कों पर निकल आए। मद्रास के जो विधायक थे इन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन सरकार के द्वारा पुलिस फायरिंग की गई, जिसमें कई सारे लोग मारे भी गए और कुछ लोग घायल भी हुए। तो ऐसे में जो आंदोलन था वो और तेजी से भड़का। तब जाके जवाहरलाल नेहरू ने मजबूरी में 1952 में आंध्र प्रदेश एक नए राज्य की मांग को माना। और जब अन्य राज्यों ने देखा कि चलो आंध्र प्रदेश के तो भाषा के आधार पर राज्य बना दिया गया, तो क्या अब हम भी भाषा के आधार पर अपना राज्य बनाएं, ये चीज यहाँ पे शुरू हो गई थी। ठीक है, तो अन्य राज्यों ने अभी भाषा के आधार पर एक अलग राज्य की मांग शुरू कर दी। तो आंध्र प्रदेश की कहानी क्या थी ये आप समझ गए। उसके पश्चात यहाँ पे कहानी उठती है आगे, राज्य पुनर्गठन आयोग। तो जब आंध्र प्रदेश बन गया और अन्य राज्यों ने मांग शुरू कर दी, तो ये तय किया गया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जाएगा। इस तरीके का पता लगाने के
पता लगाने के लिए कि किस तरह से भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए, एक आयोग बनाया गया 1953 में, जिसका नाम था राष्ट्रीय पुनर्गठन आयोग। इस आयोग ने 1956 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कहा कि ठीक है, आप भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर सकते हो और तकरीबन आप 14 राज्य बनाओ और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाओ। ठीक है, यानी कि देखो, जब आंध्र प्रदेश ये राज्य बन गया, तब अन्य राज्यों ने भी भाषा के आधार पर नए राज्य की मांग कर दी। तो 1953 में एक आयोग का गठन किया गया, राष्ट्रीय पुनर्गठन आयोग, जिसने 1956 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और इस रिपोर्ट के बाद एक अधिनियम बनाया गया, राष्ट्रीय पुनर्गठन अधिनियम, जिसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। और वर्तमान में अगर हम बात करें तो 28 राज्य हैं। ठीक है, भारत के 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित यहाँ पे प्रदेश हैं। तो इस तरीके से राज्यों का पुनर्गठन किया गया। आगे चलकर इसमें आज जब हम आजादी के 75 साल हो चुके हैं, तब भी विभिन्न राज्यों में अलग अलग क्षेत्रों में भाषा के आधार पे अन्य क्षेत्रों को पुनर्गठन करने की बात आती है। आपने पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 7 क्लास 11 में पढ़ा होगा, जिसका नाम था संघवाद। तो संघवाद में क्या था कि जिस तरीके से केंद्र और राज्य ये दोनों ही अधिक शक्तियों की मांग कर रहे थे, उसी तरह से यहाँ पे जो राज्य थे वो और ज्यादा शक्ति की मांग कर रहे थे और अपनी सीमा को बदलने की बात कर। तो सबसे पहले हमने देखा राष्ट्र निर्माण की चुनौती में अहम पार्ट। फिर हमने देखा कौन कौन सी 3 चुनौतियां सामने आई, एकता के सूत्र में बांधने की, लोकतंत्र को स्थापित करने की, समूचे समाज को विकसित करने की। विभाजन का आधार क्या था, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत क्या था, विभाजन के समक्ष हमारे सामने कौन कौन सी चुनौतियां आई, प्रथम चुनौती क्या थी, द्वितीय चुनौती क्या थी, तृतीय चुनौती क्या थी और चतुर्थी चुनौती क्या थी। और जब ये विभाजन हुआ तो इस विभाजन के कैसे कैसे परिणाम भारत के समक्ष निकल के आते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और कुछ परिणाम यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा पार्ट आ गया था रजवाड़ों के विलय में। तो रजवाड़े क्या होते हैं और किसने सबसे पहले आजाद होने की बात की गई थी। फिर हैदराबाद रियासत का विलय, हैदराबाद रजवाड़े का विलय भारत में कैसे किया गया, और उसके पश्चात जो मणिपुर रियासत थी, इसका विलय भारत में कैसे किया गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया। फिर हमने देखा, अभी जो आखिरी में पॉइंट देखा था, राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया गया, इसको लेकर कौन कौन से अधिनियम बनाए गए, अधिवेशन क्या हुआ था, और आंध्र प्रदेश नए राज्य की मांग को कैसे माना गया, कैसे आंदोलन हुआ, और उसके पश्चात पूर्णतः राज्यों का पुनर्गठन अंततः किस आधार पर किया गया, ये भी हमने डिस्कस किया। तो इस तरह से आज की ये हमारी वीडियो पूरी की पूरी तरीके से हमारी ये कंप्लीट हो जाती है। अभी एक ये आप जो मैप देख रहे हो राज्यों के पुनर्गठन के पश्चात, ये भारत का प्रशासनिक मैप है 1961 का, जिसमें आप देख सकते हो पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा पंजाब, तीसरा राजस्थान, चौथा गुजरात, पांचवा महाराष्ट्र, ठीक है, छठा दिल्ली, सातवां उत्तर प्रदेश, आठवां बिहार, नौवां मध्य प्रदेश, 10वां उड़ीसा, 11वां आंध्र प्रदेश, 12वां मैसूर, 13वां केरल और 14वां है मद्रास, 5वां है असम और ये कुछ उत्तर पूर्व के इलाके। तो 1961 में कुछ राज्य जो यहाँ पे आपको दिखाए जा रहे हैं वो बने थे टोटल। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो इस मैप में, ये सभी के सभी। तो इस तरीके से आज का हमारा वीडियो कंप्लीट है। गाइस, एक ही चीज आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छे से चैप्टर आपको समझ में आ गया हो, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा, और हाँ, फीडबैक जरूर देना, कमेंट करना, बताना कि सर आपने जो समझाया है वो हमें अच्छे समझ में आया है। अगर कोई भी क्वेश्चन डाउट होगा तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना और मैसेज कर लेना, ये आईडी है, या फिर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से भी जाके आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते हैं और अपना ख्याल रखें। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।